सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स और एनएलएम का जो चैप्टर है, बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आपका क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि पहले कि वीडियो जो होगा पूरा स्कूल लेवल के लिए फोकस्ड होगा। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको हाइपर एक्सटेंसिव कोई जेई वगैरह के लिए पढ़ाया जाए यहाँ पे। तो स्कूल लेवल होगा, बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग करवाए जाएंगे, जो भी बेसिक आपको रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, आप क्या होगा, आप एक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे अपने स्कूल लेवल तक की। तो स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और पीवाईक्यू जैसे पूछे गए हैं, क्या पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की। ठीक है, और वैरायटी आपका जितना टॉपिक है उसको डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपका स्कूल एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए और कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग बन पाए साथ ही साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले फोर्स, हमें पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन लेके आता है। ठीक है, सबसे बेसिक बात अगर हम समझे इस बात को तो देखो यहाँ पे। अब हमें पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर 3 लॉज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले लॉ की बात करें तो पहला लॉ हमसे क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन। कैसा मोशन बोलते हैं यहाँ पे? इसे हम यूनिफॉर्म रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं। और रेस्ट अंटिल एन अनबैलेंस्ड नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। डेफिनेशन सबको पता होती है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट मान ले। ठीक है, अगर हम कोई सा ऑब्जेक्ट मान ले तो मान लेते हैं ये कोई सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका कि कुछ मास होगा, तो इसका मास m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर, वो भी कैसा मोशन बोला है उसने? मोशन बोला है स्ट्रेट लाइन का मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन का। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। ठीक है, अब वो सीधा सीधा जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म यानी कि उसका वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, वो जा रहा है अपना, ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन उसका सेम है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम उसके ऊपर बाहर से अगर उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे ही नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलता चला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन पे, कैसे ये रेस्ट पे, यानी कहीं नहीं जा रहा ये, तो जब तक आप इस पे धक्का नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ये अपनी जगह से मूव भी नहीं करेगा। ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब देखिए कार है। ठीक है, तो कार के अंदर क्या है, कार के अंदर जो कार होती है हमारी, ठीक है, कार हमारी एक वेलोसिटी के साथ बढ़ रही है आगे। ठीक है, जब तक कार के ब्रेक हमने नहीं लगाए तब तक कार तो रुकती नहीं है ना। बेसिकली हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, तब वो रुक जाएगा। बेसिकली लॉ हमसे ये कहता है, कोई चीज़ अगर मोशन में है, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, ये नेट फोर्स होता है। अब ये नेट फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे अनबैलेंस का मतलब क्या है? अनबैलेंस का मतलब है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है यहाँ पे, या मास छोड़ दो, मास कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक तरफ से फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, और हम इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से 110 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ को जाने लग जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे हमने एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। अनबैलेंस फोर्स है, जब भी अनबैलेंस यानी बराबर ना होने वाला फोर्स होता है उसे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ, और एन लिख दोगे तो इसको बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो पहला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो इस बात को समझो यहाँ पे। इनर्शिया का मतलब होता है द टेंडेंसी, इनर्शिया का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन रेस्ट और मोशन। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में तो है, बट उसके जो रहने की जो क्षमता है, राइट, वो रेस्ट या मोशन में रह पा रहा है, इससे ही हम इनर्शिया बोलते हैं। अब वो रह पा रहा है तो उस टाइम पे मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, तो अब वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो उसके अंदर मतलब मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये उसकी रहने की क्षमता है, उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी हमारे अंदर से आती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे उसके देखा जाए तो हम पूरे उसके मास की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात करें। आसान भाषा समझे, मान लो एक पतला इंसान है, एक पतला इंसान आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, या मान लो वो सिर्फ खड़ा है। ठीक है, खड़ा है, तो आप उसको इजीली धक्का मार दोगे तो वो हिल जाएगा अपनी जगह से। बट अगर एक मोटा इंसान हो, एक मोटा इंसान है, तो मोटे इंसान को धक्का मार के हिलाना बहुत ही मुश्किल है अपनी जगह से, क्योंकि मोटे इंसान का मास बहुत ज़्यादा है और पतले इंसान का मास बहुत कम है।
यानी अब क्या है, देखा जाए तो एक तरीके से उसकी टेंडेंसी तो है ना। ये जो व्यक्ति जो रेस्ट में है, इसकी खुद की एक टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारा जो इनर्शिया होता है, हमारा जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होता है। ठीक है, इनर्शिया कम है इसका मतलब मास भी कम होगा, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे। अब देखो जो इनर्शिया होता है ना हमारा, इनर्शिया भी ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ यहाँ पे रेस्ट और मोशन की बात करें। इनर्शिया हमारे यहाँ पे 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है इनर्शिया हमारे यहाँ पे? 3 टाइप का होता है। तो अगर हम बात करें इनर्शिया के 3 टाइप की, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक सेकेंड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, और एक होता है इनर्शिया ऑफ, एक सेकेंड यहीं से कोई ग्लिच है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एक तो रेस्ट होता है, एक आपका मोशन का होता है, और एक आपका डायरेक्शन का होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं, एक रेस्ट का, एक मोशन का, और एक डायरेक्शन का। इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए रोकने के लिए। कोई चीज़ रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे वो चलेगा नहीं। किसी की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, बिना फोर्स का आप ऐसे उसका जो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहे होंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर इन चीज़ों को समझे, ये इनर्शिया ऑफ मोशन और ये डायरेक्शन और रेस्ट, इसका मतलब क्या है? देखो कोई व्यक्ति रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले पाए यहाँ पे, है ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होना चाहिए? जैसे अगर हम मान लें कि कोई व्यक्ति अगर बस के अंदर है, ठीक है, ये बस है, ठीक है, ये बस है। तो अगर कोई व्यक्ति बस के अंदर खड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति तो बस में सिर्फ खड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि उसके जो पैर हैं, उसके पैर जो हैं इस बस को टच कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति इस बस के साथ कांटेक्ट में है ना। तो जैसे जैसे बस की बॉडी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसके पैर भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जितना वेलोसिटी इस बस की है उतनी वेलोसिटी इस व्यक्ति की भी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो होता क्या है, आपको पता है कि अगर बस सडनली स्टॉप हो जाती है तो व्यक्ति आगे गिर जाता है। आगे क्यों गिरता है? क्योंकि इसके जो पैर है ना वो तो स्टिक हो रखे हैं, बट अपर बॉडी जो है वो स्टिक नहीं हो रखी, है ना। अपर बॉडी जो है, अपर बॉडी इसलिए आगे की तरफ एकदम से गिर जाती है, हमें झटका फील होता है। ठीक है, तो ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। अच्छा, इससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है? आपको पता है ऊपर से वो हैंडल्स लगे रहते हैं, हैंड ड्रिल्स होती है ऊपर से। ठीक है, उसको वो पकड़ सकता है। अगर उसको वो पकड़ लेगा तो उस केस में क्या होगा कि अब उसकी पूरी बॉडी जो है इस सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, पूरी बॉडी इस बस के साथ कांटेक्ट में, तो इसीलिए वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए ट्रैवलिंग करते वक्त अगर खड़े हो आप बस के अंदर तो आपको ऊपर से वो जो हैंडल्स होते हैं उनको पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब यहाँ देखो डायरेक्शन की बात करें तो कई बार क्या होता है, बस में जब आप ट्रैवल करते हो तो कई बार ऐसा भी रोड आ सकता है जो कि ऐसा सर्कुलर पाथ का रोड हो। ठीक है, सर्कुलर पाथ का रोड आता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको ना एकदम से ऐसा फील होता है कि आप बाहर की तरफ गिर जाओगे। जब एकदम से टर्न लेती है गाड़ी तो आपको फील होता है बाहर की तरफ गिर जाओगे, आप बाहर की तरफ गिर जाओगे। ऐसा क्यों फील होता है हमें? उसके पीछे भी रीज़न है यहाँ पे। क्या रीज़न है यहाँ पे? देखो कि मान लो यहाँ बस जा रही है, ठीक है, ये बस जा रही है, इस पाथ पे बस जा रही है। तो इस केस में होगा क्या कि आप इस बस के अंदर हैं, ठीक है, ये आप हैं इस बस के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए बस अगर सीधा जा रही है ना, तो आप, अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो सर्कुलर मोशन होता है, बेसिकली जो सर्कुलर जो मोशन होता है एक पाथ की अगर बात करें, एक सर्कल की बात करें, तो सर्कल पे बेसिकली देखो यहाँ पे अगर एक टेंजेंट इससे पास करें, टेंजेंट जानते हो क्या होता है? सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, टेंजेंट अगर पास करें तो हमें पता चलता है कि अगर एक पॉइंट पे देखें, इस सर्कल के पूरे एक पॉइंट पे देखें तो हमारा जो वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट होता है। वेलोसिटी कैसा होता है? एक लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर इस रोड के ये जैसे कर्व ले रहा है यहाँ पे, तो बस इस पे कर्व ले रही है, बट अगर एक पॉइंट पे देखें तो वो व्यक्ति सीधा जा रहा है, बस भी सीधा जा रही है। ठीक है, हालांकि बस हमें पता है कि वो ट्रैवल करेगी रोड के अकॉर्डिंग, बट ये व्यक्ति सीधा जाना चाह रहा है। अगर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे देखें तो सीधा जाना चाह रहा है, बट बस तो आपकी अंदर की तरफ मुड़ेगी, ये पता है, बस अंदर की तरफ मुड़ेगी, बिल्कुल मुड़ेगी। ठीक है, मुड़ जाएगी बस। अब होता क्या है, अब क्योंकि ये व्यक्ति सीधा जाना चाहता था, इसकी टेंडेंसी थी ऐसा होने की, बट यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ गिरने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्यों समझ में आया कि हम क्यों गिरने लग जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो पर्सन को कैसा फील होता है कि वो बाहर की तरफ गिर जाएगा।
आउटवर्ड फील होता है कि बाहर की तरफ वो गिर जाएगा, उसको बाहर की तरफ एक फोर्स फील हो रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जितना भी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। अब मोमेंटम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ फोर्स कंटेन्ड द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड और पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है उसके अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है उसके अंदर। एक बॉडी जब मूव कर रही है, मान लो अगर एक बस की बात करें, बस अगर मूव कर रही है तो उस बस के अंदर कितना अमाउंट में मोशन है, इसको निकालने का तरीका क्या है। बेसिकली मोमेंटम का पहले सिंबल बताओ क्या होता है। मोमेंटम का सिंबल होता है पी, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम जो है, अब देखो मोशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इस बस का एक मास होगा, खुद का बस का एक मास होगा और बस की एक वेलोसिटी होगी, बस की एक वेलोसिटी होगी। अब हमें पता है कि जब इसके अंदर का अमाउंट निकालना है पूरा, तो उसके लिए क्या करेंगे, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो बन जाता है यहाँ पे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर है। हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो आपका जो मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे भी डिपेंड कर रहा होगा और कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मास हमारा जो मोमेंटम हमारा मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो P इक्वल टू एम इंटू वी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब V जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर आपको पता होगा, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। तो वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और सिमिलरली फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम इतना ही है बस। अब मोमेंटम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता होना चाहिए कि ये जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम जो हम निकालते हैं, मोमेंटम हमें इम्पैक्ट भी बताता है। क्या बताता है, इम्पैक्ट भी बताते हैं। इम्पैक्ट मतलब होता है कि कितना इम्पैक्ट फील हो रहा है। अब कहने का मतलब क्या यहाँ पे, मान लो कि आप क्या करते हो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है जिसका कि मास m है। अगर आप इस बॉल को अपने दोस्त को मारते हो, इस बॉल को लेके अपने दोस्त को मारते हो और बॉल की आप मान लो वेलोसिटी रखते हो, थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं, मान लें कि 50 मीटर पर सेकंड रखते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही रख ली है ना। तो मान लेते हैं बॉल का जो मास है, वो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना रखें यहाँ पे, मान लेते हैं 0.1 ग्राम की बॉल है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो इसको 0.10 कर लेते हैं। ठीक है, या एक सेकंड वो चेंज ही कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि ये 5 ग्राम की बॉल है, या 50 ग्राम मान लेते हैं, चलो 50 ग्राम की बॉल है। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तो 50 ग्राम की बॉल है, आप इसको फेंक के मारते हो 50 की वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसको एक चीज़ फील होगी क्या, जब इसको बॉल लगेगी तो इसको एक इम्पैक्ट लगेगा, बॉल लगेगी तो एक इम्पैक्ट लगेगा। वो इम्पैक्ट किसकी वजह से आ रहा है, इस मोमेंटम की वजह से आ रहा है। मोमेंटम कितना जनरेट हो रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट फील हो रहा है। ये इम्पैक्ट क्या मतलब, एक इम्पैक्ट फील हो रहा है, मतलब कुछ उसको फील हो रहा है, ये समझो कुछ फील हो रहा है। अब जैसे होता है क्या कि जैसे क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉल जब आती है और जब व्यक्ति उसको कैच करना चाहता है, तो कैच करने के लिए वो करता क्या है कि अपने हाथों को क्या करता है, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाते हैं। पीछे की तरफ लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि बॉल के अंदर मोमेंटम है, उसका कुछ मास और वेलोसिटी है। तो एकदम से हाथ पे लगेगी तो चोट लग जाएगी। ठीक है, उसका इम्पैक्ट फील होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फील होगा। उसका रीज़न भी है, क्यों, अगर वो हाथों को यहीं रोक देगा तो बॉल आके उससे टच करेगी, और बॉल आके टच करेगी तो टाइम बहुत कम लग रहा है इस केस में टाइम बहुत कम है। अब टाइम बहुत कम है इसलिए चोट उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बेसिकली वो क्या करता है, हाथों को पीछे ले जाके कहीं ना कहीं वो टाइम को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। तो वो टाइम को अगर बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो मोमेंटम को थोड़ा डीले कर रहा है, और यानी मोमेंटम को और कम कर रहा है। वो मोमेंटम अगर समय ज़्यादा बढ़ेगा तो मोमेंटम हमारा कम हो जाता है, हमें वो इम्पैक्ट भी कम फील होता है, हो रहा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पैक्ट भी आपको कम फील होगा। एक सेकंड रुको यहाँ पे, हाँ, तो आपको इम्पैक्ट भी कम फील हो रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। एक सेकंड रुको, ठीक है, तो आपको इम्पैक्ट भी वहाँ पे कम फील होगा। यानी ये समझ में आता है हमें कि जो मोमेंटम है ना हमारा, जो पी हमारा मोमेंटम है, ठीक है, जो मोमेंटम है हमारा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम हमारा कम हो जाता है उस केस में। टाइम बहुत कम है, बहुत छोटे टाइम के लिए कोई चीज़ आपको एकदम से लग गई है ना, तो इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा होगा। टाइम बहुत कम लगा तो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी मोमेंटम उस केस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको एक और तरीके से समझें, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे ग्राउंड पे गिराते हैं, ग्राउंड पे, तो होता क्या है, जब तक वो ऊपर से यहाँ तक गिर रहा है, यहाँ तक जब तक गिर रहा है, ऐसा तो नहीं उसके अंदर मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम बिल्कुल होगा उसके अंदर, यानी उसका कुछ मास और वेलोसिटी उसका मोमेंटम है, बिल्कुल है जी, ठीक है। अब होगा क्या, वो जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा, जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा, तो ग्राउंड पे जब वो टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो उस टाइम पे जो टच करने का टाइम है, एकदम से जो टच कर रहा है वहाँ पे टाइम बहुत कम है। अब टाइम बहुत कम है तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अगर ये बात नहीं पता है तो पता होनी चाहिए कि मोमेंटम आपका फोर्स पे डिपेंड करता है। मोमेंटम किस वजह से आता है, एक फोर्स की वजह से आता है। या बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो एक तरीके से कि चेंज इन मोमेंटम, अब जैसे बॉल आपने फेंका तो कुछ फोर्स लगाया होगा, अब हम ये भी समझ सकते हैं कि मोमेंटम के अंदर जो बदलाव आ रहा है, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो बताएगा कितना फोर्स अप्लाई हुआ था। ये भी हम बात समझ सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। तो टाइम अगर बहुत कम लग रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। यही एक बात है कि जब व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो व्यक्ति को हवा के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, हवा के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, क्यों कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ फील नहीं होगा उस टाइम पे किसी से वो कांटेक्ट में भी नहीं है, तो उसको इम्पैक्ट भी नहीं होगा। और टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ये समझो ना इस बात को, जब ये एक हाइट से गिर रहा है तो यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मोमेंटम की वैल्यू बहुत कम हो गई, मोमेंटम बहुत कम हो गया तो फोर्स बहुत कम है, उसको कुछ लग ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे वो ग्राउंड पे टच करता है, टाइम बहुत कम हो जाता है, मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी बॉडी रप्चर कर जाती है और इवेंचुअली वो मर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मोमेंटम की बात यहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। एक बात और समझनी यहाँ पे, एक छोटी सी बात मिसिंग रह गई यहाँ पे, कि मोमेंटम जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व भी रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब क्या है, कंजर्व मतलब रहता है जैसा रहता है उतना ही मोमेंटम स्टोर रहता है। अब जैसे इस व्यक्ति के अंदर जितना मोमेंटम था, जितना ये मोमेंटम था ना मास इंटू वेलोसिटी गिरते वक्त, जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा, जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा, इसका जो मोमेंटम था वो इस ग्राउंड के अंदर आ गया, इस सरफेस के अंदर इसका मोमेंटम आ गया, समझ में आ रहा है। इसका जो मोमेंटम था वो मोमेंटम इसने ट्रांसफर कर दिया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, उस ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया। अब मोमेंटम उस ग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ, बहुत कम टाइम पे ट्रांसफर हुआ, यानी कि वो जो ग्राउंड है वो टेक्निकली उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो भी यहाँ पे बताना था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं, मैंने क्या बोला था कि आपका फोर्स, फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ये बात कहीं ना कहीं हम अब तक समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब, रेट का मतलब होता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग ही तो देखते हैं ना कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है, टाइम से ही तो पता चलता है, समय के साथ ही तो आदमी बदलता है, तो समय से पता चलता है क्या कुछ चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये क्या बात है आपको अभी यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो फोर्स है आपका, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो फोर्स के अंदर जो चेंज आता है ना, फोर्स के अंदर चेंज जो आता है वो किसके वजह से आता है, जब मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज कैसे आता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में u रही होगी, अब बाद में भी मास तो m ही रहेगा ना, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी, यानी कि mv माइनस mu कर दोगे, क्या कर दोगे, mv माइनस mu कर दोगे, तो आपका चेंज इन मोमेंटम निकल के आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम का चेंज हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आपका फोर्स का चेंज जो है वो डायरेक्टली, यानी कितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा, कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। अब मोमेंटम हम यहाँ पे जो देखते हैं ना, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए देखते हैं, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए देखते हैं। और फिजिक्स में जब चीज़ें बहुत छोटे से टाइम के लिए देखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, ठीक है, यानी कि डी पी बाई डी टी। क्योंकि डी टी क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम की रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि इम्पैक्ट बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा ना, एकदम से ऐसा नहीं बहुत सारे टाइम के लिए इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट तो बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, ठीक है। और अब हाँ ये बात समझ में आ गया ना कि अगर टाइम बढ़ाते हैं तो इवेंचुअली मोमेंटम कम करते जाते हैं तो फोर्स भी कम लगता है। यही एक बात है कि अगर मान लो कहीं आग वगैरह लग जाती है तो लोग नीचे से कुछ ऐसा कपड़ा लगाते हैं जिससे कि जब व्यक्ति गिरे तो वो कपड़ा ऐसा हो कि वो ऐसा लूज हो, राइट,
कि वो ऐसे नीचे को चलता चला जाए, ताकि उसमें टाइम ज़्यादा डिले हो, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो इवेंचुअली वहाँ पे मोमेंटम कम लगेगा, मोमेंटम कम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट कम लगेगी और व्यक्ति सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से इस फोर्स में चेंज आ रहा है। वेरी गुड। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं, प्रोपोर्शनल को हटाएं, तो इसकी जगह कांस्टेंट लगा सकते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट लगा सकते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है? हमारा की होता है। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ऐसा हमारा न्यूटन भाई बोल के गया है। ठीक है, इसकी सीजीएस और एमकेएस में वैल्यूज़ की क्या कंसिडर की जाती है? 1 कंसिडर की जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ये dp/dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि देखो अब होता क्या ना, बेसिकली जैसे हम फोर्स की बात ही कर रहे हैं, तो फोर्स जो होगा, अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम धीरे 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 कम हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ फोर्स भी हमारा जो है, फोर्स भी हमारा क्या धीरे धीरे कुछ कम हो रहा होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, एकदम से कम नहीं हो जाएगा। अब एकदम से कम नहीं होगा, यानी कि उसका हम एक एवरेज देख रहे हैं, हम उसका एक एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एवरेज देखेंगे, फोर्स का एवरेज हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है, मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है, और छोटा चेंज नहीं, थोड़ा एक बड़ा चेंज आ रहा है, तो इसको क्या लेते हैं? डेल्टा पी लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय कुछ टाइम भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, एकदम से छोटा टाइम तो है नहीं, इंस्टेंट का टाइम तो है नहीं, लंबा टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो डेल्टा टी लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एवरेज फोर्स यहाँ पे क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं इसको हमें याद रखना है इस बात को। राइट, तो हमें समझ में आ गया, मोमेंटम जितना फास्ट होता है फोर्स उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी बात हमें क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, राइट, कि ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम जो होता है, बेसिकली जो मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो अगर इसके अंदर ये जो होता है हमारा, अगर इसको यहाँ पे इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर पुट करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे, या मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देंगे mv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है mv का, तो आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं पता है तो अभी समझ लो क्या होता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किसका? u का v से करते हैं, मतलब u v अगर दो चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है, उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो पहले वाले का कर देते हैं, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले वाले को लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं, और दूसरे वाले का कर देते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको सेपरेट करके लिख लो। इसको सेपरेट करके कैसे लिख लेंगे यहाँ पे? इस तरीके से, इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने लिखा डी लिखा हमने, और पहले क्या बोला? पहले वाले का कर दो, यानी मास का कर दो, मास का कर दो, तो dm/dt किया, और वेलोसिटी को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस यहाँ पे अब वेलोसिटी का कर दो, यानी कि dv/dt कर दो, और मास को ऐसे ही छोड़ दो। हम चाहे तो इस मास को आगे भी यहाँ लिख सकते थे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और वेलोसिटी का सिंबल बना लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कि वेक्टर पता लग जाए हमें। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर होता है कि मास हमारा कांस्टेंट रहता है, मास हमारा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि मास हमारा बेसिकली चेंज नहीं होता है, मास हमारा कांस्टेंट, यानी कि मास हमारा जीरो रहता है, मास हमारा कांस्टेंट रहता है। बट कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर आपका मास कांस्टेंट ना हो, ये भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो dm/dt है, क्योंकि ये जो मास के अंदर ये क्या है, ये चेंज है ना मास के अंदर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा। यानी अगर इस पूरे को हम जीरो बोल दें, तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स बराबर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, कि मास हमारा कांस्टेंट और वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, हम इसे लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। यानी आप कह सकते हो फोर्स इक्वल टू क्या आता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 9th क्लास के अंदर, कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जो हमें पढ़ाया जाता था। तो अब समझ में आया ये जो हमें दिखता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या आया कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है इसके पीछे भी, जो आपने देखा भी कि मोमेंटम वगैरह किस प्रकार से काम करता है और ये सब कुछ। ठीक है, तो अगर आगे बढ़े यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मास है हमारा 0.2 kg का मास है। ठीक है, जो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक है, इस ब्रॉड टू रेस्ट, उसको रेस्ट पे लाया गया है। रेस्ट पे लाने पे उसको जो टाइम लगा है वो 0.5 सेकेंड का लगा है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल। एवरेज फोर्स अप्लाइड, देखो समझो यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास कितना है? 0.2 kg है।
ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, वो उसको आता है तो धीरे धीरे वो रेस्ट में रुकेगा, धीरे धीरे रेस्ट में रुकेगा, है ना। तो उसको 0.5 सेकेंड लगेंगे, तो 0.5 सेकेंड लगा यहाँ पे। तो उसको एवरेज फोर्स निकालना, एवरेज फोर्स समझ में आ रहा है एवरेज क्यों, क्योंकि कुछ धीरे धीरे बॉल वहाँ पे स्लो हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स इसका निकालेंगे हम। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, हमने अभी देखा कि हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, इस वाली स्लाइड में देखो इसमें क्या था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम देखो यहाँ बताया था, ये मेंशन्ड है यहाँ पे, देखो चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकालते हैं, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, ये 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो एम वी माइनस एम यू करते हैं, क्योंकि मास तो हमारा कांस्टेंट है, मास हमारा सेम है यहाँ पे, है ना। अब कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि जीरो ले लोगे, मास मतलब सेम रहेगा, 0.2 kg की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 0.2 और फाइनल वेलोसिटी, अगर बॉल पूरा रुक गया यानी फाइनल उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, कुछ रहेगी नहीं, है ना। तो यानी इंटू में 0 माइनस एम इंटू में यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ मास की वैल्यू 0.2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका आ गया 0, माइनस में 0.2 इंटू 10 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि अपना जो मास होता है वो किस में होता है, वो तो kg में होता है ना, मास अपना kg में होता है, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है ना। या हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि kg मीटर और ये सेकंड पे इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है, -2 kg मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाला है, और टाइम हमें गिवन है 0.5 सेकेंड का टाइम लगा है। अब फोर्स इक्वल टू में देखो यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हम क्या निकालते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये तो नेगेटिव आ गया, बट हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू में ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाए 2 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 0.5 सेकेंड लगा है। इसको सॉल्व कर देंगे तो काटोगे तो कितना आएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का एवरेज फोर्स अप्लाई हुआ है उस बॉल को रोकने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आपको क्वेश्चन भी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक। इस क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहा है एक बॉडी है 4 kg की, 4 kg की, और वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, यानी कि इस बार u की वैल्यू 0 दे रखी है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकंड। तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने टाइम के लिए, फोर्स अप्लाई हुआ उस पर 5 सेकंड के लिए अप्लाई, ठीक है। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपको फोर्स निकालना है। देखो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला एक बेसिक वाला तुम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और क्योंकि हमें देख रहा है यहाँ पे u दे रखा है, टाइम दे रखा है, v दे रखा है, तो हम इसकी मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना है हमारा 15 माइनस 0/5। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन मेरा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि मास भी गिवन है तो मास की वैल्यू क्या है 4 kg इंटू में एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 12 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें कि कह रहा है ग्रेवल्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। अभी कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट का मतलब होता है, आपको बताता हूँ, जैसे आपने वो टैंक देखा है, टैंक छोड़ो, आपने फैक्ट्रीज में काम होते हुए देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा रहता है और उसके सामने से ऐसे एक मशीन के ऊपर, ऐसे मशीन एक बेल्ट सी होती है, ठीक है, एक बेल्ट सी होती है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पार्सल्स जाते रहते हैं। देखा होगा आप कई बार, अगर आपने कोई फूड फैक्ट्रीज की वीडियोस देखी हो तो उनमें दिखता है कि बहुत सारी बोतल्स ऐसे जा रही है, उसके अंदर सामान पैक हो रहा है, ठीक है, अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिक डल रहा है उसके अंदर। तो इसी को कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, जिसपे कि आप कोई भी सामान आप रख दो वो अपना आगे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ग्रेवल्स गिर रहे हैं, ग्रेवल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ग्रेवल गिर रहे हैं इसके ऊपर। और ग्रेवल किस हिसाब से गिर रहे हैं कि 200 ग्राम ग्रेवल यहाँ पे गिर रहे हैं, 200 ग्राम ग्रेवल गिर रहे हैं पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड में 200 ग्राम ग्रेवल उसके ऊपर गिर जा रहे हैं। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो उसका कांस्टेंट स्पीड कितना दे रखा है, कन्वेयर बेल्ट का 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और आपको वो फोर्स निकालना है जो कि बेल्ट को इसी कांस्टेंट स्पीड में मूव कराता रहेगा बेसिकली। तो आपको फोर्स फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट बोल दिया ऑलरेडी, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, समझ में आ गया। अब मास की अगर बात कर ले, मास की बात कर ले, देखो ये जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है अपना, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, जैसे 200 ग्राम गिर रहा है, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं इसके मास पे फर्क आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इसके मास पे फर्क आएगा ना, बिल्कुल इसके मास पे फर्क आएगा। अगर इसके मास पे फर्क आ रहा है, इसका मतलब मास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अभी तो हमने देखा मास कांस्टेंट है तो जीरो लगा देंगे, बट अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, अरे देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी वाले पार्ट को जीरो कर दो, वेलोसिटी वाले पार्ट को जीरो कर दो, और जिसमें आपका मास कांस्टेंट नहीं है उस वाले पार्ट को इस्तेमाल करो, यानी कि dm/dt, और इनटू में जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको आप रख लोगे, इसे कांस्टेंट रख लोगे इस केस में, और ये आपका चेंजिंग है मास यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब देखो समझ में आ गया कि मास जो है ना आपका, मास यहाँ पे वेरी कर रहा है, यानी कि मास यहाँ पे चेंज कर रहा है बार बार। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू में, अब क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लो और मास आपका चेंज हो रहा है, तो इसको देखो यहाँ पे dm/dt, dm/dt लगाओगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि देखो फोर्स इक्वल टू में वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो 12 है, इंटू में ये dm/dt, बेसिकली मास की हम बात कर रहे हैं, मास आपका यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 200 ग्राम में 200 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हो, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 kg आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी 2 kg क्यों आएगा, 0.2 आ जाएगा ना, ठीक है हाँ। तो 0.2 kg आ जाएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 न्यूटन का फोर्स आएगा, 2.4 न्यूटन का फोर्स आएगा, ठीक है। आपको ये दिमाग ना लगाए कि कन्वेयर बेल्ट का भी कुछ मास होगा, ऐसा कुछ हमें नहीं दे रखा ना, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। हमें क्या बोल रहा है, हम ग्रेवल्स के हिसाब से देखेंगे ना, ग्रेवल्स के हिसाब से हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बात समझ में आई कि हमें ये क्यों लगाना था यहाँ पे, क्योंकि मास यहाँ पे वेरी कर रहा था। अगर हम देखो, अगर हम ये करते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, अगर हम ये लगा देते कि मास आपका कांस्टेंट है, जीरो ले लेते उसको, तो उससे नहीं समझ में आता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंपल है बिल्कुल, ये बात क्लियर हुई ना। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे मास वेरी है, ठीक है, यहाँ पे मास वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ हमसे क्या कहते हैं, जब एक बॉडी फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी पे, तो दूसरी बॉडी भी फोर्स लगाती है पहली बॉडी पे, सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर दीवार को धक्का मारेगा, एक व्यक्ति खड़ा होकर दीवार को धक्का मारेगा तो दीवार भी उसे धक्का मारेगी। तो मान लेते हैं ये व्यक्ति अगर 5 न्यूटन के फोर्स से धक्का मार रहा है तो दीवार भी 5 न्यूटन के फोर्स से ही धक्का मारेगी। यही बात होती है इक्वल मैग्नीट्यूड की। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर ये 5 न्यूटन है तो इधर से -5 न्यूटन मान लो, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि अलग अलग बॉडी पे होता है, अलग अलग बॉडी पे, यानी इंसान खुद के ऊपर थोड़ी ना कुछ कर रहा है, इंसान दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दीवार इंसान के ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फोर्स लगता है ना वो दो अलग बॉडीज़ पे लगता है, फोर्स हमारा दो अलग बॉडीज़ पे लगता है। तो अगर मैं इस बॉडी को ए बोल दूँ और इस वॉल को अगर मैं बी बोल दूँ तो मैं कह सकता हूँ, अब क्योंकि फोर्स मेरा तो वेक्टर होता है, एफ ए बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वेक्टर बी। ये ए बी का मतलब क्या है कि ए जो है आपका, ए आपका फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर तो ए बी, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और बी आपका ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी ए, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। व्हेन यू पुश अ बॉल, द वॉल पुशेज यू बैक विद एन इक्वल फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो वॉल भी आपको वैसे ही पुश कर रही होगी, वैसे ही पुश कर रही होगी। जैसे आप अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ का तो देखो बहुत ज़्यादा मास होता है ना, अर्थ का तो बहुत ज़्यादा मास है। तो अर्थ क्या कर रही है, आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। आप अर्थ पे हैं, क्या आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, अर्थ भी लगा रही है, दोनों लगा रहे हैं फोर्स। बट ये मत कहना कि ये अर्थ क्यों नहीं मूव कर जा रही, फिर हम ही क्यों मूव कर रहे हैं इसके ऊपर, अर्थ को भी मूव करना चाहिए ना अपनी जगह से। अर्थ को क्यों नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे फ़र्क इस बात से भी पड़ता है कि एक्सेलरेशन क्या है किसका, एक्सेलरेशन क्या है किसका, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम बात कर लें इस अर्थ के एक्सेलरेशन की, इस अर्थ के एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास हो जाएगा,
है ना, फोर्स बाय मास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ किसका, अर्थ का ही मास, अर्थ का मास, और ऊपर फोर्स क्या, वो फोर्स जो कि अर्थ के ऊपर लग रहा है, वो फोर्स जो कि अर्थ के ऊपर लग रहा है, फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हम लोगों के। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बेसिकली अब उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता हमें। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन से हमें समझ में आता है कि उसको अर्थ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्थ अपनी जगह से नहीं लेगी। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें और पता होना चाहिए यहाँ पे, कि अगर एक टेबल है और टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, बुक रखी हुई है, ठीक है, तो होता क्या है उस केस में, बुक अगर है यहाँ पे, तो ये जो बुक होती है टेबल पे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है फॉलो, क्योंकि बोलते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। और इसको हम एक्शन रिएक्शन का पेयर भी बोलते हैं। एनएलएम 3 में हम कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है। और ये दोनों अलग अलग फोर्सेज हैं, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। जैसे यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या है, ये जो इंसान लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स क्या है, जो वॉल लगा रही है। तो एक्शन रिएक्शन दो टाइप के यहाँ पे फोर्सेज होते हैं बेसिकली, हम इनको भी स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है वगैरह। ठीक है, तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ क्या है आप समझेंगे यहाँ पे। तो अब जैसे मास है, इसके बुक का मास है, तो बुक के मास के सेंटर से क्या लग रहा है, पे एम लग रहा है। एम लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, इसके यहाँ से एम लग रहा है। अब आपको लगेगा एम ये लगा रहा है और ये जो टेबल है, ये टेबल इसको पुश कर रही है, आपको ऐसा लगेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये नॉर्मल जो होता है, ये एम को कैंसिल आउट कर रहा है इस केस में। इसका टेबल से कोई रिलेशन नहीं होता यहाँ पे। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैं समझाना चाहता था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पल्स की और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। इम्पल्स की और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इम्पल्स को समझते हैं पहले। इम्पल्स का मतलब होता है, इम्पल्स का मतलब होता है एक्चुअली में वो इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स को हम कहते हैं इट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इसको फोर्स का इम्पैक्ट बोला जाता है। फोर्स का कितना फर्क पड़ता है, किसी पे कितना प्रभाव पड़ता है, उसे इम्पैक्ट बोलते हैं। वही हमारा यहाँ पे इम्पल्स कहलाता है फोर्स का। ठीक है, अब देखो इम्पल्स यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा। पहले तो क्या, अब इम्पल्स की बात हम फोर्स की कर रहे हैं तो फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही, फोर्स पे डिपेंड करेगा। और क्या, अब देखो फोर्स कुछ लगेगा, कुछ इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो लग रहा होगा, यानी कि टाइम पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्टली डिपेंड करता है, हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, हमें एक बात और समझनी यहाँ पे, कि जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर इम्पल्स एक्ट करता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में इम्पल्स होता है, उसी डायरेक्शन में इम्पल्स को निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे इम्पल्स है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आप करते क्या हैं, अब आपका फोर्स जो है, फोर्स लग रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब एक बड़ा सा फोर्स लगे एक बहुत छोटे से टाइम के लिए, तभी तो इम्पैक्ट फील होगा। छोटा सा टाइम यानी कि dt, छोटा सा टाइम यानी कि dt। dt समझ में आ रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी छोटे से टाइम के लिए लगे यानी कि dt, छोटे से टाइम के लिए dt लग रहा है। अब कुछ चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ों की लग रही है, छोटी छोटी चीज़ों लग रही है, और हमें कुछ बड़ा निकालना है उससे, छोटी चीज़ों से कुछ बड़ा निकालना है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा चीज़ों को, इंटीग्रेट करके निकलता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है हमें। तो इंटीग्रेशन करना होता है, किसका इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन करोगे ना, फोर्स का, और बहुत छोटे टाइम के लिए जो दे रखा है इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। अब क्या समझ में आता है यहाँ पे, कि अगर हम मान ले कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर हम ये कंसीडर करें कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, फोर्स हमारा एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो उस केस में क्या आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स इनटू में डायरेक्टली यहाँ पे टाइम कर सकते हैं। फोर्स आपका कांस्टेंट है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत छोटा सा टाइम वाइम लेने की। आप इसको इस प्रकार से सीधा लिख सकते हैं कि आपका ये जो है, आपका जो इम्पल्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में आपका एक टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हमारा जो यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम से आपका फोर्स के साथ रिलेशन है, ये बात हमसे कहता है। तो हमें पता है कि फोर्स की वजह से ही मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, या मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से फोर्स हो रहा है। बेसिकली बात वही, सब कुछ रिलेटेड आपस में। ठीक है, फोर्स चेंजेस मोमेंटम, फोर्स चेंजेस मोमेंटम, फोर्स मोमेंटम को चेंज कर रहा है।
तो क्या मैं ये बात देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस बात को समझ पाऊँ ठीक से, थोड़ा ठीक से समझ पाऊँ यहाँ पे देखो, तो ये फोर्स क्या है हमारा, ये dp/dt ही तो है, यही है हमारा, ये चीज़ दिख रही है आपको। मुझे कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस बात को कि मेरा जो इम्पल्स है वो कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम ही तो है ना, क्योंकि अब देखो मोमेंटम के अंदर कुछ चेंज आता है, उसकी वजह से फोर्स आता है, अब फोर्स के चेंज की वजह से इम्पल्स का रिलेशन है, यानी कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है उसका रिलेशन भी यहाँ पे होना चाहिए इम्पल्स से। बेसिक मैथ है, ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बात को बोल सकते हैं। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है इसे हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि इम्पल्स का और मोमेंटम का रिलेशन आ जाएगा तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ पे बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी जी। हमको पता है कि जो एवरेज वाला जो होता है, एवरेज फोर्स जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जो कि एम वी माइनस एम यू वाला होता है, डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वहाँ पर गिवन रहता है आपको, होता है ना, बिल्कुल होता है जी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, क्या हम इसको एफ एवरेज इंटू में डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर चेंज इन टाइम, या सीधा टी भी लिख दे तो ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता यहाँ पे, ये हमें पता है चेंज इन टाइम ही है, क्योंकि हम डी टी लिख के बताते हैं बहुत छोटा टाइम है, और डी अगर ना लिखे तो ऑफकोर्स बड़ा ही टाइम है वहाँ पे। तो क्या मैं इसकी वैल्यू, ये जो मैं कह रहा हूँ पी वाली ये जो वैल्यू है, क्या इसको पुट कर दूँ यहाँ पे, इसको पुट कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई करके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इम्पल्स मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज फोर्स इंटू में टाइम भी मेरा इम्पल्स कहलाता है, एवरेज फोर्स इंटू में टाइम भी यहाँ पे इम्पल्स कहलाता है। और जब आप फोर्स और टाइम का जब आप ग्राफ बनाते हैं, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो एरिया अंडर द, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है, एरिया अंडर द ग्राफ जो निकल के आता है, कहीं ना कहीं देखो फोर्स और टी को मल्टीप्लाई करके ही तो एरिया निकालोगे इसका, तो एरिया अंडर द ग्राफ इस केस में क्या दे रहा होता है, इम्पल्स दे रहा होता है। तो इम्पल्स की बातें क्या क्या समझ में आती हैं यहाँ पे, कि इम्पल्स हमारा पहले तो कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको एफ एवरेज यानी कि एवरेज फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा ये मोमेंटम निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली फोर्स इंटू में टाइम भी बोल सकते हैं चाहे तो, इम्पल्स को हम चाहे तो यहाँ पे डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, है ना। इम्पल्स को हम चाहे तो यहाँ पे एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इम्पल्स को बोल सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं इम्पल्स को निकालने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। ये बस देखो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपको याद करना होता है, ये तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको एवरेज फोर्स से पूछ रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप इसे लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन वाला सीन नहीं दे रखा है, इतने से इतने तक, तो आप इसको लगा देंगे। अगर आपको डायरेक्टली गिवन है, बिल्कुल फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसको लगा देंगे। चेंज इन मोमेंटम करके निकालना हो तो इसको लगा देंगे। एरिया मतलब यहाँ तो फिर ग्राफ का ही क्वेश्चन आएगा, ग्राफ पे क्वेश्चन आ रहा है तभी आप इस चीज़ का अप्लाई कर रहे होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है।